चंद्रयान-3 आज होगा लॉन्च। इसका बजट आदिपुरुष मूवी से भी कम, करीब 40 दिन बाद लैंडर चांद के साउथ पोल पर उतरेगा। पीएम ने फ्रांस से दिल्ली के उपराज्यपाल को किया फोन, जलभराव व बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। पीएम ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। मंडी, कुल्लू, मनाली बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित। सहारनपुर के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। राहत शिविर में बाढ़ प्रभावितों से करेंगे बात। सीएम धामी से मिले प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, संगठनात्मक कार्यों को लेकर की मुलाकात। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहयोग को लेकर हुई मुलाकात। यमुना 4 दिन से खतरे के निशान के ऊपर, दिल्ली में 23,000 लोगों का रेस्क्यू। सुप्रीम कोर्ट के पास पानी भरा, राजघाट डूबा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आज चंद्रयान-3 लॉन्च किया जाएगा। 4 सालों के बाद एक बार फिर से महा मिशन पर इसरो इस बार इतिहास रचेगा। चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन सकता है भारत, और अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आज रवाना होगा चंद्रयान-3। आज दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 रवाना हो जाएगा और सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे रवाना किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और आज इसे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए चंद्रयान-3 दोपहर 2:35 पर रवाना हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन सकता है भारत, और इस बार एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार है इसरो। 4 सालों के बाद अपने महा मिशन पर है इसरो। आज चंद्रयान-3 लॉन्च किया जाएगा। दोपहर 2:35 का समय निर्धारित किया गया है और पूरे देश और दुनिया की नजर आज इसी चंद्रयान की लॉन्चिंग पर होगी। आज चंद्रयान-3 दोपहर 2:35 पर लॉन्च होगा। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन सकता है और 4 सालों के बाद एक बार फिर से महा मिशन पर है इसरो। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको बता दें, आज दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 रवाना हो जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे रवाना किया जाएगा। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर, आज चंद्रयान-3 लॉन्च किया जाएगा। तो आज चंद्रयान-3 लॉन्च होगा। 2:35 का समय निर्धारित है। 4 सालों के बाद एक बार फिर से महा मिशन पर, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, आज पूरे देश की नजर इसी पर रहेगी क्योंकि एक बार फिर से इतिहास रचने को जा रहा है। और आपको बता दें कि आज पूरा देश इसी पर बना हुआ है कि आखिर किस तरीके से सफल मिशन ये होगा। और आपको हम बता रहे हैं कि आज लॉन्चिंग होगी। लैंडर और रोवर के नाम से लेकर लक्ष्य तक हर एक चीज जो है वो इस बार बेहद अहम मानी जा रही है। और चांद पर फतेह के लिए आज चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग होगी और इस मून मिशन पर आज पूरे देश की नजर बनी हुई है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे रवाना किया जाएगा। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो LVM-3 लॉन्चर यानी कि रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है और ये भारी सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में छोड़ सकता है। और आपको बता दें कि इसकी जो खासियत है वो बहुत ज़्यादा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोपहर 3:35 पर चंद्रमा के लिए ये उड़ान भरेगा और 615 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ है और करीब 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ये लैंडिंग करेगा। यानी 50 दिनों का इंतजार करना होगा। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से होगी। इसरो चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल करने जा रहा है। आज का दिन पूरे देश के लिए बेहद खास है क्योंकि चांद पर फतह करने के लिए भारत का इसरो एक बार फिर से पूरी तरीके से तैयार है और देश आज एक बार फिर से भारत का दम देखेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आज पूरे देश की नजर इसी चंद्रयान पर है जो चांद पर फतह करने के लिए आज 2:35 पर रवाना हो जाएगा। प्रवेश, बता दूं कि हमारा जो देश है वो इतिहास रचने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका ये निभाई जा रही है। चंद्रयान-3 को आज लगभग 2:35 मिनट पे श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा और जो एक इतिहास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाएगा। मैं आपको बता दूं कि
चंद्रमा पर सबसे पहले जब पानी की सतह की जो कण मिले थे भारत को, वो 2008 में मिले थे। उसके बाद 2019 में यान को छोड़ा गया था और ये तीसरी बार भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक का जो आंकड़ा है, या ये बात करें कि वहाँ चंद्रमा पर जो सफल यान भेज सके हैं, वो अभी तक 3 देश है, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन का नाम आता है। अगर ये पूरा परीक्षण सफल होता है तो भारत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज पूरे देश की नजर बनी हुई है और इसी बीच एक अहम खबर भी सामने आ रही है। सबसे पहले उसको हम बता देते हैं, जहां पर चंद्रयान मिशन को लेकर जिले का नाम रोशन हुआ है। मिर्जापुर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। और चंद्रयान 3 मिशन में आलोक पांडे ने सम्मान बढ़ाया है। जिले के युवा वैज्ञानिक आलोक पांडे की भी इस मिशन में बेहद अहम भूमिका है। मिर्जापुर से ये खबर आपको हम बता दें। और देखिए, इस टीम में जो लोग शामिल हैं, कहीं ना कहीं उन सब ने अपने अपने देश के साथ साथ जहां के ये रहने वाले हैं, अपने अपने जिलों और शहरों का भी नाम रोशन किया है। जिले के युवा वैज्ञानिक हैं और इस टीम का हिस्सा हैं। अहम जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। सफल बनाने के लिए इसरो ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। और ये तस्वीरें भी देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा है जिले के आलोक पांडे और नाम रोशन करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब सबसे ज्यादा इंतजार उस वक्त का है जब चंद्रयान चांद पर पहुंचेगा। और चांद पर फतेह करने के लिए आज उसे 2:35 पर रवाना किया जाएगा। मिर्जापुर के आलोक पांडे ने भी इस मिशन में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई है। चंद्रयान 3 मिशन में आलोक पांडे ने अपने जिले का, अपने शहर का मान बढ़ाया है। लेकिन अब पूरे देश को इंतजार है उस पल का जब सफल तरीके से चंद्रयान लैंड करेगा और इस मिशन को सफल बनाएगा। फिलहाल इसरो ने बड़ी जिम्मेदारी आलोक पांडे को दी थी और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जिले के युवा वैज्ञानिक आलोक पांडे की भी इस पूरे मिशन में बेहद अहम भूमिका है। मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी और आज सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे रवाना कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा है जिले के आलोक पांडे। और मिर्जापुर से ये खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर चंद्रयान 3 मिशन में आलोक पांडे ने मान बढ़ाया है। जिले के युवा वैज्ञानिक आलोक पांडे की बेहद अहम भूमिका। मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी और चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा है जिले के आलोक पांडे और उनकी टीम को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। अब लेकिन नजर आज पूरे देश की इस पर बनी हुई है कि किस तरीके से सफल लॉन्चिंग होगी, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि टकटकी लगाए भारत इंतजार कर रहा था, लेकिन उस वक्त सफलता नहीं मिली। लेकिन एक बार फिर से अपनी पूरी मजबूत कोशिशों के साथ भारत देश तैयार है चांद फतेह करने के लिए और चांद पर चंद्रयान की लैंडिंग के लिए। मिशन को सफल बनाने के लिए यहां पर टीम के अहम लोग जो हैं, आज वो सभी पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि दोपहर 2:35 वो वक्त होगा जब चंद्रयान धरती से चांद के लिए रवाना हो जाएगा। आलोक पांडे और उनकी टीम को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। आज इसी टीम की सफल और कड़ी मेहनत के बाद चंद्रयान को रवाना किया जाएगा और इंतजार होगा 50 दिन के बाद का, जब ये चंद्रयान चांद पर फतेह करेगा, चांद पर लैंड करेगा और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाएगा। तो जिले के युवा वैज्ञानिक आलोक पांडे की बेहद अहम भूमिका है इसमें। ये आम खबर आपको बता दें, आज 2:35 का वो वक्त होगा जब यहां से रवाना होगा चंद्रयान। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में लगातार बने हुए थे। प्रवेश, पूरे देश के लोगों की आज धड़कनें बढ़ गई हैं, लोग टकटकी लगाकर इस ओर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब 2019 में चंद्रयान भेजा गया था, उस दौरान हमें सफलता नहीं मिली, कुछ कमियां रह गई थी। लेकिन इस बार टीम के मेंबर्स ने उन सारी चीजों को दूर कर दिया है। अपनी कड़ी मेहनत के बाद एक बार फिर से वो चंद्रयान तैयार है और अब इंतजार होगा जब सफलतापूर्वक ये चांद पर लैंड करेगा। प्रवेश, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है, या ये कहें कि जो तरीका है उसका 2 तरीके से चंद्रयान को जो है भेजा जाता है। एक हार्ड तरीका होता है, एक सॉफ्ट तरीका होता है। सॉफ्ट तरीके में पहले से ही 3 देशों ने अपना नाम दर्ज कर रखा है। भारत इस बार सॉफ्ट तरीके से जो है इसको चंद्रमा पर उतारने की तैयारी में पूरी कोशिश कर चुका है और उसका आज लगभग 2:30 बजे के आसपास उसको छोड़ने की तैयारी है। और उससे बताया जा रहा है कि पूरी तैयारी जो है हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये परीक्षण सफल होता है तो हमारा देश 3 नामों के अलावा अपने देश का नाम भी शामिल हो जाएगा और ये बड़े देश के गर्व की बात होगी। और इसके लिए पूरी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। और इस बार जो सॉफ्ट परीक्षण होगा उसमें बताया जा रहा है कि सॉफ्ट परीक्षण में सिर्फ एक ही चेंज होता है या डिफरेंस होता है कि चंद्रयान को बहुत धीमी रफ्तार से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाता है, इसलिए उसको सॉफ्ट
परीक्षण बताया जाता है, और जो हार्ड होता है उसको बड़ी रफ्तार के साथ उसको नीचे छोड़ दिया जाता है। जी बिल्कुल। और देखिए प्रवेश, इसके पहले की बात करें तो हमने देखा था कि किस तरीके से महज कुछ छोटी सी गलतियां रह गई थी जिसके चलते हमें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार टीम में कई अहम लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई और क्या लग रहा है कि इतिहास रचने को भारत एक बार फिर से तैयार है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 देश हैं जो चांद पर पहुंच पाए हैं, लेकिन भारत अब पूरी तैयारी के साथ इस बार चंद्रयान को भेजने के लिए तैयार हो चुका है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने अपनी पूरी तैयारी की है। भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी जी जान से मेहनत करी है, और हाँ। इसलिए अब ये वो क्षण आ चुका है कि लगभग कुछ ही घंटों बाद जो है ये यान को चंद्रयान के लिए रवाना कर दिया जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि परीक्षण, जहां तक परीक्षण की बात है, तो पूरा सफल परीक्षण कराने के लिए पूरी मेहनत की गई है, जद्दोजहद की गई है। कई करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है। इसके अलावा काफी समय इसमें लगाया गया है, और पूरी तैयारी के साथ इसको छोड़ा जा रहा है। और वो समय वो लगभग आने ही वाला है जब इसको सफल परीक्षण को आप भेजते हुए देखेंगे, और उसके बाद बिल्कुल। इसके परिणाम भी सफल आएंगे, और उसके बाद हमारे देश का जो नाम है वो वाकई में ही पूरे विश्व में डंका बाजेगा, और ये इसमें कोई दोहराए नहीं है। बिल्कुल। देखिए पूरा देश इंतजार कर रहा है कि सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो जाए, क्योंकि 4 सालों के बाद ये महामिशन, 4 सालों की बड़ी मेहनत भी प्रवेश होती है इसमें। पूरी टीम ने 4 सालों तक इंतजार किया, क्योंकि इसके पहले जब 2019 में लॉन्चिंग हुई थी उस दौरान महज कुछ छोटी सी गलती रह गई थी। हम बेहद नजदीक तक जाकर हमारा चंद्रयान जो है वो ठीक तरीके से लैंड नहीं कर पाया था, इसके चलते हमें असफलता मिली थी। लेकिन इस बार जब एक बार फिर से उन चीजों पर काम किया गया है, क्या लग रहा है सफलतापूर्वक जो चंद्रयान है वो लैंड करने वाला है। लेकिन प्रवेश, इस बार जानकारी है भी कि इस बार कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इसके पहले जो 19 में हुआ था कि ऑर्बिट भी भेजा गया था, इस बार वो ऑर्बिट चंद्रयान में शामिल नहीं किया गया है। जी देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जी जान से मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि पिछली बार जो है इस यान को हार्ड, और मैंने पहले ही बताया, सॉफ्ट तरीके होते हैं भेजने के, 2 तरीके होते हैं, जिसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि हार्ड तरीके में चंद्रयान को रफ्तार के साथ चंद्रमा की सतह पर उतारा जाता है, और सॉफ्ट में चंद्रमा की सतह पर यान की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार जब हार्ड तरीके को अपनाते हुए उसको भेजा गया था तो लगभग चंद्रमा की सतह पर यान पहुंच गया था, लेकिन कुछ ही मिनटों पहले उसमें कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण वो परीक्षण थोड़ा सा विफल हो गया था। लेकिन इस बार इसकी तैयारी पूरी तरीके से की गई है, थोड़े बदलाव किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार जो दिन रात की मेहनत है, जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं और ये कई वैज्ञानिकों ने जी जान से मेहनत करी है, उसमें इस बार जो सॉफ्ट कॉर्नर को लिया है, और उसमें इस बार चंद्रमा की सतह पे काफी तेज रफ्तार से जब वो छूटता है तो ऊपर जाके उसको नियंत्रण करके थोड़े सतह पे करके देखा जाएगा। और इसका सफल परीक्षण 3 देश पहले भी कर चुके हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि तीनों देशों ने सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर ही ये परीक्षण सफल किए थे। तो इस बार भारत ने भी वही टेक्निक को अपनाने की कोशिश की है, और इस बार भारत इसको सफल परीक्षण करके अपना नाम भी दर्ज कर देगा। बिल्कुल, भारत भी अपना नाम दर्ज करने को लेकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और प्रवेश, हम देख पा रहे थे कि देखिए पिछले बार कुछ गलतियां हुई थी, हम लगातार उन गलतियों को लेकर भी बात करें, क्योंकि उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए टीम ने, जो हमारी वैज्ञानिकों की टीम थी, एक लंबी मेहनत की है, 4 सालों का इंतजार किया है। और अब क्या लग रहा है, देखिए क्योंकि चंद्रयान भेजने का मकसद ये है कि चांद पर किन चीजों की मौजूदगी है इसका पता लगाया जा सके। अब क्या लगता है, आज जब ये हो रहा है तो इस सब के बाद क्या उन चीजों की जानकारी मिल पाएगी? बिल्कुल प्रवेश, हम आपसे जवाब लेंगे। प्रवेश, आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर आम महोत्सव 2023 का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। वहां से आपको हम सीधी तस्वीरें भी दिखाते हैं। प्रवेश के पास वापस लौटेंगे। अब उत्तर प्रदेश से ये तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री आम महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह मंत्री की भी मौजूदगी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश सभी का स्वागत करते हैं। इंसान की बनाई मिठाई नहीं खाते, हम आग के मौसम में इंसान की बनाई मिठाई नहीं खाते, इंसान की बनाई मिठाई नहीं खाते, हम आग के मौसम में इंसान की बनाई मिठाई नहीं खाते रहता है, हम आग के मौसम में मिठाई नहीं खाते। कुमार सिंह जी से आग का मौसम है, उसका हम सबको इंतजार रहता है।
श्री मनोज कुमार सिंह जी से अनुरोध करती कि वो अतिथियों का स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी, माननीय उद्यान मंत्री जी, जल शक्ति मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, माननीय मेयर लखनऊ, माननीय उद्यान मंत्री, इस वर्ष के आम महोत्सव में आए हुए परिवहन मंत्री, सभी मंत्रीगण साहब, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। वर्ष के आम महोत्सव साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा सभी पूरे देश में जो हम आज हमारा इस कार्यक्रम में स्वागत करना नंबर 200 साथियों में आपको बताना चाहूँगा और इसका देश में जो हम लोग यहाँ आम पैदा होता है वो लगभग उत्तर प्रदेश 250 लाख टन के आसपास है और उसका 28% यानी लगभग 45 लाख टन अकेला उत्तर प्रदेश पैदा करता है। दुनिया में जितना आम पैदा होता है उसका 50% से ज्यादा आम हिंदुस्तान में पैदा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अब निर्देश दिए हम लोगों को कि जो आम की पैदावार है अब इसकी वजह से जो किसानों को आमदनी होनी चाहिए उसे पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए 2 और काम बिल्कुल युद्ध स्तर पर किया जाना है और उसमें एक है फूड प्रोसेसिंग का, यानी आम को ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस किया जाए और दूसरा ज्यादा से ज्यादा देशों में इसका निर्यात किया जाए। इसी श्रृंखला में अभी में आज काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट का ऑर्डर यहाँ के उत्पादकों को और यहाँ के एक्सपोर्टर्स को मिला है। हम लोगों को अब यही फोकस करना है कि जो भी प्रोडक्शन है उसके एक बड़े हिस्से का प्रोसेसिंग करें और ज्यादा से ज्यादा देशों में इसको एक्सपोर्ट करें। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी अतिथिगण का और आप सभी आगंतुकों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। इस आम महोत्सव में जो 3 दिनों तक चलेगा उत्पादक, क्रेता, विक्रेता, निर्यातक और सभी स्टॉक होल्डर्स सहभागी होंगे। अब हम क्रेता और विक्रेता समूहों के मध्यों में से 2 लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे जो अपनी बात कहेंगे। मैं बुला रही हूँ क्रेता डॉक्टर मुबीन-उद्दीन खान, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के, आए मंच पर और अपनी बात कहें। लोग हमें आम का कद्रदान कहते हैं, लोग हमें आम का कद्रदान कहते हैं, आम को हम खुदा का वरदान कहते हैं। आपके सामने आ रहे हैं जनाब डॉक्टर मुबीन-उद्दीन खान साहब, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। नमस्कार माननीय, मैं अपनी आपको दिल के प्रणाम करता हूँ। आम महोत्सव 23 के आयोजन के मौके पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद करता हूँ। पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार ने रूस में एक आम रस का आयोजन किया जिसमें रूस के निवासियों ने भारतीय आम का रस और स्वाद चखा और उसमें विशेषकर दशहरी, जिसमें माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी ने उसके निवासियों को उत्तर प्रदेश के दशहरी, चौसा, लंगड़ा, मलिका आदि आमों के स्वाद को चखने का अवसर दिया। भारी संख्या में रूस के नागरिकों ने उसमें भाग लिया। इसका पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। मॉस्को के निवासियों ने उत्तर प्रदेश के आमों के प्रति जो लगाव हमने वहां देखा है वो देखने लायक था। पूरे मॉस्को के लोग चाहते थे कि हम किसी भी प्रकार से भारत के आए हुए आम को चख लें या हम खरीद लें। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के प्रयासों के कारण आज हम पहली बार उत्तर प्रदेश से रूस, दुबई और बहरीन के ऑर्डर भेज रहे हैं। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और उत्तर प्रदेश के जितने भी निर्यातक हैं उन सबकी ओर से उनसे धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब विक्रेता बंधु हमारे
तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें कार्यक्रम से ही आपको दिखा रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है जब आम महोत्सव 2023 का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री। और ये तस्वीरें मंच से आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की भी मौजूदगी है। और आम महोत्सव में आप देखिए आम की अलग अलग प्रजातियों को देखा है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आम महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस कार्यक्रम से। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आम महोत्सव 2023 का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। उस दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर आज काफी उत्साह में है। इस बार सफलता की पूरी उम्मीद की जा रही है। बताया गया है कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई के दिन दोपहर के समय यानी कि आज 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। लैंडिंग की कोशिश करेगा। इस मिशन का पूरा बजट 651 करोड़ रुपए का है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। एक लूनर दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। चांद पर 14 से 15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता। चंद्रयान 3 मिशन के कई उद्देश्य। चंद्रमा पर पता करेगा कि वहां का तापमान कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे और कितने आते हैं, वहां प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है, वहां की मिट्टी में कौन से तत्व हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन में हम असफल हुए थे। जरूरी नहीं कि हर बार हम सफल ही हों, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम इससे सीख लेकर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि असफलता मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना ही बंद कर दें। चंद्रयान 3 मिशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम इतिहास रचेंगे। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
हम आपको बता दें कि इसे श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग दोपहर 2:35 पर होगी। इसरो ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें कहा है कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को अपने नए प्रक्षेपण रॉकेट LVM-3 से जोड़ दिया गया है। चंद्रमा पर देश के दूसरे मिशन चंद्रयान 2 को लगभग 4 वर्ष पहले लॉन्च किया गया था। हालांकि विक्रम लूनर लैंडर के चंद्रमा पर क्रैश होने के कारण यह मिशन नाकाम हो गया था। इसरो ने गगनयान प्रोजेक्ट में जल्दबाजी नहीं करने का फैसला किया है। यह अंतरिक्ष में यात्रियों के साथ एक मिशन है। इसरो ने इस मिशन को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जिससे यह पहली कोशिश में ही सफलता हासिल कर सकेगा। इसके लिए टेस्टिंग और डेमोन्स्ट्रेशन में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि लैंडर और रोवर के साथ जा रहा यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा की लगभग 2 महीने लंबी यात्रा तय करेगा। बताया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पुष्टि की है कि लैंडर के पास निश्चित चंद्र स्थल पर धीरे से उतरने और रोवर को तैनात करने की क्षमता है। इसके बाद रोवर अपनी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह का इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। इसरो अधिकारियों के अनुसार लैंडर और रोवर पर लगे वैज्ञानिक उपकरणों को चंद्रमा का विज्ञान विषय में रखा जाएगा, जबकि प्रायोगिक उपकरण चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। इस साल मार्च में चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने अपनी आवश्यक जांच पूरी कर ली थी। प्रक्षेपण के दौरान पेश आने वाली कठिन परिस्थितियों के परीक्षण में खरा उतरा है। लैंडर चंद्रमा के एक विशेष स्थान पर सहजता से उतरने की क्षमता से लैस होगा और रोवर को तैनात करेगा, जो चंद्रमा की सतह पर रासायनिक विश्लेषण करेगा। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने लाने के लिए अपनी कोशिशें बढ़ाई हैं। इसी के तहत चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से डेवलप किए गए चंद्रयान 3 को भेजा जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर आज पूरा देश इस पर नजर बनाए हुए है। इसके पहले हमने देखा था कि किस तरीके से महज कुछ गलतियों के चलते हमें असफलता मिली थी, लेकिन आज उन सारी गलतियों को सुधार कर एक बार फिर से इसरो तैयार है अब अधूरे सपने को पूरा करने के लिए। और इंतजार दोपहर 3:55 का, जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी और पूरा देश इस पर नजर बनाए हुए। प्रवेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। आम महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अहम खबर आपको बता रहे हैं, कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आम महोत्सव का उद्घाटन किया, सीएम योगी ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी ने किया उद्घाटन आम रूस और बेल्जियम के लिए। सीएम योगी ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया है और आज इस विशेष कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। हरी झंडी दिखाकर सीएम ने रवाना किया है, काम को रूस और बेल्जियम के लिए रवाना किया। सीएम योगी आम प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपको हम दिखाने, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया और अलग अलग किस्मों के आमों को यहां पर प्रदर्शित किया गया है। आम महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री, कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सीएम योगी ने किया आम महोत्सव का उद्घाटन। अलग अलग किस्मों की प्रजातियां आज इस महोत्सव में रखी गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम महोत्सव किस तरीके से यहाँ पर लोगों को आकर्षित करता है। आज मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और उन्होंने उद्घाटन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आम महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज आईटीओ जाएंगे। आईटीओ जाकर जानेंगे बाढ़ के हालात। 12 घंटे में 24 सेंटीमीटर हुआ
कम यमुना नदी का जलस्तर। बारिश के चलते मुंबई में भी कई इलाकों में जलभराव। दिल्ली में यमुना का स्तर हालांकि जलस्तर घट रहा है और सुबह 5 बजे 208.46 मिलीमीटर तक पहुंचा है पानी। बारिश के चलते लगातार कई इलाकों में जलभराव हो गया है। 12 घंटे में 24 सेंटीमीटर कम यमुना नदी का जलस्तर। तो यमुना नदी का जलस्तर कम हो गया है। बारिश के चलते मुंबई में भी कई इलाकों में जलभराव हो गया। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली में यमुना का जलस्तर घट रहा है। तो दिल्ली में घट रहा यमुना का जलस्तर, यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सुबह 5 बजे 208.46 मीटर पर पहुंचा है पानी। और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज आईटीओ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम केजरीवाल ने अमित शाह को पत्र लिखा है और कहा कि दिल्ली में 2 दिन से नहीं हो रही बारिश, फिर भी लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। हरियाणा से छोड़ा हुआ पानी वजह बना है। तो हरियाणा से छोड़े हुए पानी को बड़ी वजह बताया है और उन्होंने कहा कि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बावजूद इसके यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों को समस्याएं हो रही हैं। हरियाणा से छोड़ा हुआ पानी इसकी वजह बना हुआ है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम केजरीवाल ने अमित शाह को पत्र लिखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर यह अहम बातें बताई गई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर अमित शाह को पत्र लिखकर इन अहम बातों से अवगत कराया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो उस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर हरियाणा से छोड़ा हुआ पानी बड़ी वजह बन रहा है। ये कहना है साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। तो उस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है और कहा कि लगातार बारिश नहीं हो रही है दिल्ली में 2 दिनों से, लेकिन बावजूद इसके जलस्तर बढ़ रहा है। उन्होंने हरियाणा के द्वारा छोड़ा गया पानी इसकी बड़ी वजह बताया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस बात से अवगत कराया गया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी, जहां पर साफ तौर पर पत्र लिखा गया है और हरियाणा से छोड़ा गया पानी बड़ी वजह बन रहा है लगातार बढ़ रहे जलस्तर की। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवेश, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि हरियाणा से छोड़ा जाने वाला पानी लगातार बढ़ रहे जलस्तर की बड़ी वजह है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ये मांग की है कि वो हरियाणा से छोड़े जाने वाला पानी को दिल्ली की तरफ ना छोड़े, क्योंकि केजरीवाल का मानना है कि दिल्ली में पिछले 2 दिन से कोई बरसात नहीं हो रही है। ये पानी बरसात का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा का छोड़ा हुआ पानी है जो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने ये मांग की है कि कहीं ना कहीं वो हरियाणा का पानी जो दिल्ली में छोड़ा जा रहा है उसको रोका जाए, और नहीं तो दिल्ली में हालात जो है सामान्य से असामान्य हो जाएंगे और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वैसे ही यमुना का जो जल स्तर है इस समय 208.66 के समथिंग जो है पार कर चुका है, जबकि 205 का जो है खतरे का निशान है। जी शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ने को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है कि हरियाणा से छोड़ा गया पानी इसकी बड़ी वजह बन रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी और उसके आशिक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद खुद ही पुलिस को कॉल कर वारदात की जानकारी दी। रोहिणी साउथ थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देश की राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पति पत्नी के अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी और उसके आशिक की हत्या कर दी और खुद ही आरोपी ने पुलिस को कॉल कर वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे घर से ही पकड़ लिया। बहरहाल रोहिणी साउथ थाना पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन एक बार फिर से अवैध संबंधों के चलते न सिर्फ 2 लोगों की जान चली गई, बल्कि 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। सर हम तो सो रहे थे 8 बजे, मेरे हस्बैंड आए, मेरे को जगाया और उन्होंने बोला कि जल्दी से फटाफट खड़े हो, इमरान ने सामने लड़का आ रहा था उसका मर्डर कर दिया। जब तो हमने यही पता था कि उसका नहीं पता था कि उसका भी कर दिया। तो इसने एकदम मेरे को उठाया तो मैं भग के खड़ी हुई और ऊपर चढ़ गई सीधा जीने में। वहाँ मैं जीने में पैर ही रखा था मैंने, तो अंदर से दरवाज़ा थोड़ा सा खुल रहा था तो लड़का बोला
आंटी मैंने उसको भी मार दिया और इसको भी मार दिया, पूछ रहा है कि मम्मी का मैंने मर्डर कर दिया। और मैं सुनकर एकदम से मेरे को तो चक्कर आ गया और एकदम से मेरे घर वाले आ गए। मेरे घर वाले ने मेरे को पकड़ के मेरे को नीचे ले आए और फिर पुलिस आ गई पूरी, ये सारे पूछने ताछने लगे। उसके लड़की के घर से भी आ गई, उसकी बहनें और इमरान का एक भाई है वो नांगलोई में रहता है, वो भी आ गया। वो उसके 2 बच्चों को लेके गया हुआ था और जो छोटा सा बच्चा था जो उसका, वो हमारे पास था। बलौदाबाजार जिले के अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र के नवनिर्मित प्लांट में मजदूर की मौत का एक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप पार्टी के नेता संतोष यादव ने इस मामले को लेकर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए समझौते के लिए परिजनों के ऊपर दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया। और इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी दीपक कुमार झा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक मजदूर के परिजन बिहार से सवेरे बलौदाबाजार पहुंचे, वहां से सीधे घटनास्थल पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसे देखते हुए परिजनों को थाने लाया गया, जहां पर प्रबंधन और परिजनों के बीच आपसी समझौते के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई है। ऐसे जब परिवार आ रहा था तो परिवार आने के पश्चात हमारा उनसे कांटेक्ट टूट गया था और परिवार आने के सीधा परिवार वहाँ प्लांट चला गया और प्लांट में फिर से लोग इकट्ठा हो गए थे। काफ़ी सारी संख्या में वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसको देखते हुए पुनः पुलिस वहाँ पर पहुंची थी। और उसके बाद से परिवार ने फिर से कुछ जो ऐसे तत्व जो गुमराह कर रहे थे वो उनको बता रहे थे कि पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा और बॉडी को यहीं लाओ, ऐसे करके कुछ लोग अपनी बात कह रहे थे, जिसको देख के उनको समझाया गया और फिर उनको थाने बुलाया गया और थाने बुलाकर समझाने के पश्चात फिर उनकी सहमति से ही पोस्टमार्टम फिर आगे वहाँ पर करवाए गए हैं। कहते हैं कि अगर एक बेटा का बाप मर जाए तो उसके क्या देना चाहिए, उसको मुआवजा। किसी का जीवन का 4 लाख मूल्य है, आप बताइए सर, हम लोग कैसे पढ़े? घर में तो बहन है सर, मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता सर, ना घर है ना द्वार है, बताइए आप कुछ कीजिए। हम लोग वहाँ से आ नहीं रहे थे सर, बाबंदी में हम लोग को लेकर आए यहाँ पे, वहाँ पे वर्कर हमारे साथ थे, लेकिन इन लोग छल कपट से हम लोग को यहाँ पर लेकर आए दबाव में आकर, और यहाँ पे बोल रहे हैं कीजिए वो कीजिए। बताइए तो सर क्या बोल रहे हैं? क्या दबाव डाल रहे हैं? दबाव यही डाल रहे हैं कि आपको इतना ही मिलेगा, कैसे मिलेगा सर बताइए। कितना बोल रहे हैं? अभी कहाँ कुछ नहीं बोला अभी सर, हम लोग से कुछ बातचीत भी नहीं हुआ है सर, उनके लड़के से बिना पूछे पोस्टमार्टम होने जा रहा है सर, बताइए तो। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर आम महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। नाम हम सबके सामने है। अभी मैंने यहाँ पर 2 टन आम जो लखनऊ से निर्यात किया जा रहा है मास्को के लिए, अभी हमारी टीम आम रस का जो महोत्सव मास्को में आयोजित किया गया था, जिसमें उद्यान मंत्री और कृषि उत्पादन आयुक्त गए थे, वहां पर आम की मांग क्या है आप अनुमान इसी से कर सकते हैं कि 800 रुपये किलो वहां आम प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश के आम की डिमांड वहां बहुत ज्यादा थी। 190 रुपया केवल यहां से कार्गो के माध्यम से आम को भेजने में लगेगा, यानी अगर कोई किसान आम को वहां भेजेगा तो 600 रुपये प्रति किलो की उसकी नेट प्रॉफिट होगी। आप मान सकते हैं मार्केट रेट से कई गुना दाम है। ऐसे ही खाड़ी के देशों में, यूरोप के देशों में इस उत्पाद को पहुंचाने के लिए ये सबसे अच्छा समय है। और जैसे आज हम लोगों ने मास्को के लिए, बहरीन के लिए, दुबई के लिए आम का निर्यात, जिसमें 12 टन आम बहरीन के लिए और 1 टन आम दुबई के लिए भी आज यहां से भेजा जा रहा है, एक प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस बात को लेकर के कहते हैं, किसान की उत्पाद को एक मार्केट उपलब्ध कराना, बीज से लेके बाजार तक की इस दूरी को कम करने में सहयोग सरकार करेगी। यद्यपि प्रदेश सरकार प्रदेश के औद्यानिक फसलों के लिए, आम आदि के लिए निर्यात में सुविधा उपलब्ध कराती है और हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ साथ ही मार्केट उपलब्ध कराने का एक माध्यम बना है। मास्को का ये उदाहरण या बहरीन और दुबई का ये उदाहरण या तमाम यूरोपियन देशों के उदाहरण यहां के किसानों के लिए या और बागवानों के लिए
एक माध्यम बन सकते हैं। और उस दृष्टि से प्रदेश सरकार ने जो प्रदेश के अंदर 4 स्थानों में पैक हाउस बनाए हैं, मुझे अभी पिछले दिनों वाराणसी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वाराणसी में 2 टन आम हम लोगों ने उस दिन दुबई के लिए वहां से एक्सपोर्ट किया था, उन्हें रवाना किया था। वाराणसी पैक हाउस से एक कार्यक्रम हुआ, सहारनपुर से, अमरोहा से, लखनऊ से, ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी जहां पर हमारे पास औद्यानिक फसल है, औद्यानिक फसल के साथ साथ यहां की सब्जी की मांग भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अनुरूप क्वालिटी देना, शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना है। उनकी जो डिमांड है उस डिमांड के अनुरूप आपूर्ति के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। यह आम महोत्सव एक अवसर है आपके लिए, और मैं इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त भी यहाँ पर हैं, उद्यान विभाग के निदेशक और अन्य अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन सब से कहूँगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले हमने अलग अलग देशों में टीम भेजी थी। ये टीम वहां गई थी, दुनिया के अंदर गई थी, दुनिया के उद्यमियों को उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए आमंत्रित किया था। देश के अंदर भी अलग अलग जगह टीम हमारी गई थी, मंत्री समूह गए थे, और हमें अपने यहाँ जिन भी औद्यानिक फसलों के लिए हो या वेजिटेबल्स के लिए हो या फिर अन्य खाद्यान्न आदि के लिए एक्सपोर्ट की इन संभावनाओं को तलाशने के लिए वैश्विक बाजार को टटोलना होगा, वहाँ पे जाना होगा, वहाँ पे एग्जीबिशन को आयोजित करना होगा, और वहाँ पे जो हमारे मिशन है इनके माध्यम से इन संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना होगा। मास्को एक अवसर आपको प्राप्त हुआ, ऐसे ही दुबई और बहरीन एक अवसर प्राप्त हुआ है। यूरोप का बाजार आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन वहां पे हमें जाना होगा। और मैं इस अवसर पर बागवानों से भी कहूंगा, किसान बंधुओं से भी कहूंगा, जो निर्यातक हैं उनसे भी कहूंगा कि वे सभी मिलकर के इस दिशा में सरकार के साथ मिलकर के दुनिया के बाजार में अपने उत्पाद को पहुंचाने के लिए उस प्रकार का उत्पादन और फिर उसे यहां से एक्सपोर्ट करने की संभावनाओं के साथ जुड़ेंगे तो किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। आम महोत्सव उसका एक मंच है। 3 दिवसीय आयोजन आपको अनेक वैरायटी के आम को देखने समझने का एक अवसर भी उपलब्ध होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए देश के बाजार में भी और दुनिया के बाजार में भी हमारे बागवानों के उत्पाद को पहुंचाने में एक नए गंतव्य की ओर आगे बढ़ाने में मदद कर पाएगा। इस अवसर पर इस आम महोत्सव के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां पर आम महोत्सव के दौरान उनकी ओर से हम बातें कही हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है सरगुजा से, जहां पर अंबिकापुर के शंकर घाट स्थित बांक नदी से लाखों की संख्या में कांवड़ियों का जल चढ़ाने कैलाश गुफा के लिए रवाना हुआ है, जहां 80 किलोमीटर की यात्रा पर कांवड़ी कैलाश गुफा में जल चढ़ाएंगे और इस दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, ऐसे में खुद सरगुजा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा कांवड़ियों के साथ पैदल यात्रा करते नजर आए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वो खुद 80 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर कांवड़ियों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए कैलाश गुफा जा रहे हैं। और सरगुजा एसपी ने असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी है कि कांवड़ यात्रा में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सरगुजा के इतिहास में ये पहला मौका है जब 38 सालों में कोई पुलिस अधीक्षक कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए उनके साथ 80 किलोमीटर का खुद पैदल सफर तय कर रहा है। आज सावन के महीने में जो कांवड़ यात्रा चल रहा है कैलाश गुफा तक में, माननीय मंत्री जी के साथ हम लोग कैलाश गुफा तक के लिए गए थे और माननीय मंत्री जी के द्वारा जगह जगह
कांवरियों के लिए चाय नाश्ता और भोजन का अच्छा प्रबंध किया गया है। बतौली में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ रात्रि विश्राम और भोजन का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। जी आज सरगुजा से लेके और पूरा जसपुर तक कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। इसमें मैं और पूरी पुलिस टीम जो है सड़कों पर उतरी हुई है। एक एक कांवड़िए के साथ हम लोग सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रख रहे हैं। खबर रायगढ़ से है, जहां आज से 21 अगस्त तक सवा मास में अखंड ओम नमः शिवाय का जाप चलेगा। वहीं 51,000 मंत्रों से अभिमंत्रित की जाएगी 31,000 रुद्राक्ष और 15,000 से अधिक भक्तों को अभिमंत्रित रुद्राक्ष वितरित की जाएगी। यह जानकारी आज एक स्थानीय होटल में आयोजित धर्म रक्षा समिति एवं हिंद सेवक संस्था के सदस्यों ने पत्रकार वार्ता में दी है। मीडिया को जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक विकास केडिया ने कहा कि आयोजन पूर्णतः अराजनीतिक है, इसका चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। सनातन धर्म की रक्षा व उद्देश्य के अनुरूप धार्मिक भाव जागृत करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण 10 फीट ऊंची शिवलिंग है, जो 31,000 रुद्राक्ष से सुशोभित होगी। आयोजन में पूजन अर्चन खंडवा से आए 6 पंडितों के द्वारा की जाएगी। यह आयोजन राजा महल समलाई मंदिर के प्रांगण में आयोजित की गई है। अभिमंत्रित रुद्राक्ष का विवरण पूर्णाहुति के दिन टोकन के आधार पर किया जाएगा। धर्म रक्षा समिति और हिंद सेवक संस्था के बैनर तले कल 14 जुलाई से ओम नमः शिवाय का अखंड जाप प्रारंभ हो रहा है। यह पूरा सवा मास यह जाप चलने वाला है और 21 अगस्त के इस जाप का समापन होगा। और इसमें हमने 10 फीट ऊंची एक रुद्राक्ष की शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं और इन सवा मास में उस रुद्राक्ष को हम अभिमंत्रित 51 लाख जाप से करेंगे और आखिरी दिन इस अभिमंत्रित रुद्राक्ष का वितरण करेंगे। और इस 39 दिनों में रायगढ़ के सारे सनातनी बंधु यहाँ पे आएंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। हम सबसे अपील भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस ओम नमः शिवाय के जाप में सब परिवार शामिल हों। बलरामपुर जिले में पिछले दिनों एक छात्रा के करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी बड़े बड़े कुआं स्कूल के सामने खुला छोड़ दिया। वहीं बड़ी घटनाओं का इंतजार भी कर रहे हैं। बता दें कि बलरामपुर जिले के विकासखंड वड्रफ नगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बडका गांव के प्राथमिक शाला का ये पूरा मामला है, जहां स्कूल के सामने बड़े बड़े कुआं को खुला छोड़ दिया गया, जिससे बच्चों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन इस पर जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। और इसके बारे में शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है, हम जल्द ही कैंपस के अंदर कुआं है तो उसमें जाली लगवाएंगे। अगली खबर है जगदलपुर से, जहां कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक जैन मुनि के शव के टुकड़े बोरवेल से बरामद होने के बाद पुलिस के मुताबिक चिकोड़ी तालुक के कुएं में जैन मुनि के शव के टुकड़े मिले, जिससे 6 जुलाई से ही जैन मुनि आचार्य श्री कामकुमार नंदी महाराज लापता चल रहे थे। आज इसी के विरोध में जगदलपुर के चांदनी चौक में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने जिहादियों की मानसिकता वालों का पुतला फूंका और शासन से मांग की कि जिहादियों को फांसी हो। और शासन इन जिहादियों को शासन नहीं फांसी देता है तो विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल धरना प्रदर्शन करेगा। पुतला दहन का कार्यक्रम था। कर्नाटक के आनंद पर्वत पर रह रहे जैन मुनि श्री राम कुमार नंदी जी का जो जिहादी आतंकवादी मानसिकता के लोगों ने जो निर्मम हत्या की है, इससे यह उसकी मानसिकता वो कर रही है जैसे सनातनी जो समाज कल्याण के लिए अपना सर्वोच्च निशावर करके आधुनिक सुख सुविधाओं को परे समाज सेवा में लगे ऐसे जैन मुनि की हत्या और एकदम निर्मम हत्या जो जिहादी मानसिकता लोगों ने की है, उनकी शीघ्र से शीघ्र फांसी की सजा हुई। अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे प्रांत छत्तीसगढ़ भारत स्तर पर ही आंदोलन करेगा। अन्यथा सरकार कुछ नहीं कर सकती तो उन जिहादियों को आम पब्लिक के हवाले करते हम उनको सजा देंगे। 20 दिन का कार्यक्रम था कर्नाटक के आनंद पर्वत पर रह रहे जैन मुनि श्री राम कुमार नंदी जी का जो जिहादी आतंकवादी मानसिकता के लोगों ने जो निर्मम हत्या की है, इससे मतलब इससे यह उसकी मानसिकता वो कर रही है जैसे सनातनी जो समाज कल्याण के लिए अपना सर्वोच्च निशावर करके आधुनिक सुख सुविधाओं को परे समाज सेवा में लगे ऐसे जैन मुनि की हत्या और एकदम निर्मम हत्या जो जिहादी मानसिकता लोगों ने की है, उनकी शीघ्र से शीघ्र फांसी की सजा हुई। अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे प्रांत छत्तीसगढ़ भारत स्तर पर ही आंदोलन करेगा। अन्यथा सरकार कुछ नहीं कर सकती तो उन जिहादियों को आम पब्लिक के हवाले करते हम उनको सजा देंगे।
हाईवे 30 पर एक्सीडेंट जोन पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने सराहनीय कदम उठाया है। बता दें कि कोंडागांव के ग्राम जातेपुर से आए दिन हो रही दुर्घटनाओं पर एनएचआई द्वारा रोकथाम हेतु कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। कोंडागांव पुलिस के द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए रेडियम युक्त ड्रम एवं टायर लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था की गई, जिससे दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। जैतपुरी के पास जो है यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की उतनी व्यवस्था है नहीं और ये जो एरिया पड़ता है वो शहर के बाहर पड़ता है और यहाँ पर जो है अक्सर एक्सीडेंट हुआ करता है। और अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में एक्सीडेंट की संभावना और भी बढ़ी हुई है, इसलिए हम लोगों के द्वारा ये पहल किया जा रहा है। यहाँ पर अभी टायर के माध्यम से और आपका ड्रम के माध्यम से उसमें स्टिकर लगाकर प्रकाश उपभोग की जा रही है, ताकि एक्सीडेंट ना हो, प्रयास किया जा रहा है। और विभाग को लिखकर यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था और अन्य जो वो है कराया जाएगा। अभी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी भरत बरेट के नेतृत्व में थाना डोंगर गांव में पुलिस टीम गठित कर थाना डोंगर गांव क्षेत्रांतर्गत में मुखबिर मामूर किया गया और संदेहियों पर साइबर सेल राजनांदगांव प्रभारी सौनी द्वारिका प्रसाद से सहयोग प्राप्त किया गया। पूछताछ के दौरान चोरी के सरगना प्रमुख अजय जैन एवं गोविंद ओडिया एवं राजेश निषाद के द्वारा क्षेत्रागत होने वाली अन्य चोरी की घटनाओं को कारित करना भी स्वीकार कर लिया गया है। थाना डोगरगांव अंतर्गत विभिन्न जो सहकारी समिति मर्यादित में शक्कर चोरी की, खाद चोरी की और पीडीएस का चावल चोरी करने की वारदातें हुई थी। इसमें मुकदमा दर्ज था। इसमें थाना प्रभारी डोंगरगांव और साइबर की टीम लगातार काम कर रही थी। कल रात को सूचना मिली कि कुछ लोग एक स्वराज माजदा की गाड़ी में खाद लेकर कहीं बेचने के फिराक में घूम रहे हैं। इस पर साइबर की टीम और डोगरगांव की टीम संयुक्त रूप से छापेमारी की और 9 लोगों को इसमें रंगे हाथ पकड़ा और ये उसमें खाद भरा हुआ था। इनको थाना लाया गया। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने खैरागढ़ और बेमेतरा, बालोद और दुर्ग के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को कबूल किया। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है कोरबा से, जहां पर जिले के कुसमुंडा क्षेत्र अंतर्गत गंगानगर के पास गेवरा दीपका एनटीपीसी रेल लाइन में बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि गंगानगर की ओर से गेवरा हेलीपैड जाने के लिए एक मानव रहित समापार है, जहां पर एक 4 पहिया बुलेरो रेल लाइन को पार कर रही है और उसी वक्त सामने से मालगाड़ी आ गई और बुलेरो वाहन को कई 100 मीटर रगड़ते हुए लेकर चली गई। इस हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं और वहीं घायल, आपको बता दें, बांकी मोगरा थाना अंतर्गत ग्राम डूरना के बताया जाता है। फिलहाल घायलों को कोरबा अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं बुलेरो वाहन को रेल पटरी से हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृति का पहला त्योहार हरेली आने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली, आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार में जिस तरह से छत्तीसगढ़ी त्योहारों को तवज्जो दी गई, उसका परिणाम ये दिखने लगा है कि बालोद शहर के हाईटेक सी स्मार्ट में पारंपरिक गेड़ी बिकने लगी है। और कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा के अनुरूप बालोद जिले के सी मार्ट में इस बार हरेली त्योहार हेतु आम नागरिकों के लिए गेड़ी विक्रय के लिए उपलब्ध कराया गया। बता दें कि हरेली त्योहार के साथ ही गेड़ी चढ़ने की परंपरा अभिन्न रूप से जुड़ी है और त्योहार के दिन ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी परिवारों के द्वारा गेड़ी का निर्माण किया जाता है। परिवार के बच्चे और युवा गेड़ी का जमकर आनंद लेते हैं। गेड़ी चढ़कर ग्रामीण जन और कृषक समाज वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। वर्षा ऋतु के दौरान गांव में सभी तरफ कीचड़ होता है, लेकिन गेड़ी चढ़कर कहीं भी आसानी से आया जा सकता है। हम भी पहली बार देख रहे हैं किसी बाजार में माने गेड़ी मिलना, और ये बढ़िया हमारे काका भूपेश
सरकार ने ये गेड़ी सीमाट हम भेजा है और बनाने में बहुत खर्चा आ जाएगा। मात्र 120 रुपये में यहाँ गेड़ी मिल रहा है और हमारे त्यौहार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग ये गेड़ी बनाने नहीं आता। तो यहाँ तो बढ़िया 120 से चालू है गेड़ी और अच्छा से अच्छा कलर वाले में 150 तक के गेड़ी मिल रहा है यहाँ पर। एक लिए हम छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल ला धन्यवाद देथन। जब ले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बने, भूपेश बघेल जी के सरकार बने हैं, छत्तीसगढ़ के हर संस्कृति ला आगे बढ़ाए बर वो बढ़ चढ़ के आगे आए ले और प्रत्येक छत्तीसगढ़िया मन है। देखिए, जो हमारी स्थानीय जितने भी खेल कूद के सामग्री है, तीज त्यौहार की सामग्री है, वो अब बनाने लगे हैं। और ये नवाचार यहाँ जो महिला समूह के बहनों ने इसको किया, वहाँ उस गांव में हमारे बसोड़ लोग भी रहते हैं, तो दोनों ने मिल के गेड़ी किया, सीमार्ट में इसके विक्रय की व्यवस्था की। तो बहुत अच्छी पहल है। और 17 तारीख से फिर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ भी हो रहा है। उस दिन हरेली का त्यौहार है, वैसे भी खेल कूद करते ही हैं, तो ये कार्यक्रम भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।